Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Upper Classes. I am Husna Ara, your bio tutor, and I am teaching you cell division. एंड जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में सेल डिवीज़न का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और बस थोड़ा सा जो सेल डिवीज़न का क्या फेज़ होता है, मतलब दो तरह का सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ये बस देखे थे। और माइटोसिस का बस फेजेस देखे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पिछले क्लास में आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे। अब इस क्लास में भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मज़ा आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो होता है ना, मेनली दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा माइटोसिस और एक होता है हमारा मियोसिस, ठीक है। एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल जो होता है दो सेल में कन्वर्ट होता है, और ये नॉर्मली हमारी बॉडी सेल में, बॉडी के हर एक मतलब ऑर्गन में जो भी डिवीज़न होता है ना, हर एक सेल में ऑलमोस्ट माइटोसिस ही होता है। कुछ ही सेल में मियोसिस होता है, जैसे हमारे गैमेट्स, मतलब जो जाइगोट में होता है, या गैमेट्स में जो गैमेट्स के जो सेल बनते हैं ना, वो मियोसिस के थ्रू होते हैं। अब गैमेट्स क्या है, ये मतलब जैसे कि हमारे ओवरीज हैं, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग होता है ना, मतलब रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है, मतलब मेल में होता है, फीमेल में होता है ओवरीज और मेल में होता है टेस्टिस। तो ओवरीज से निकलता है ओवा, तो ओवा भी एक सेल है ना, तो वो होता है हैप्लॉइड, तो वो बनता है मियोसिस से। और मतलब मेल में बनता है, मेल में टेस्टिस, उससे निकलता है स्पर्म, स्पर्म बनता है मियोसिस से। तो ठीक है, ये अभी मतलब ये करने के लिए, नॉलेज के लिए। वैसे इस अभी के लेवल में आपको मियोसिस में उतना नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लो, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक माइटोसिस है, एक मियोसिस है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस को, ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैं जो बताई थी कि क्रोमोसोम क्या है, मतलब एक बार क्विक रिकैप देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि डीएनए है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है। फिर डीएनए के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, जीन्स, जो कि मतलब कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, कुछ सेगमेंट्स। और फिर ये जब थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर एक स्पेसिफिक स्टेज में जाके क्रोमोसोम बन जाता है, कंडेंस्ड होके, ठीक है। फिर वो कंडेंसेशन फर्दर, मतलब जो वो क्रोमोसोम का आर्म्स होता है, वो फिर डुप्लीकेट करके क्या बनता है, क्रोमैटिड बनता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसके आगे क्या क्या पढ़ना है। डस्ट तो हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस, सब कोई टॉपिक डाल दो, माइटोसिस। अच्छा, माइटोसिस ये करने से पहले मैंने आप लोग को सेल डिवीज़न का डेफिनेशन नहीं लिखवाया ना, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, हम लोग सेल डिवीज़न का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है ना चैप्टर को। तो सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न या सेल साइकिल। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल क्या है ना, कि मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन सेल इनटू टू या अदर, मतलब मोर सेल्स, ठीक है, ये सेल डिवीज़न है। और सेल साइकिल भी उसी तरह से, सेल साइकिल से तुम रिलेट कर सकते हो कि वो पूरा जो साइकिल, जिसमें मतलब सेल डिवीज़न मतलब हो रहा है, एक सेल जो है मतलब बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजर के फिर दो सेल में कन्वर्ट होता है या फिर ज़्यादा सेल में कन्वर्ट होता है, तो वही सेल साइकिल है, ठीक है। सेल साइकिल का डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग ऑल, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रोथ ऑफ द सेल, डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम एंड कन्वर्जन ऑफ मतलब मदर सेल इनटू डॉटर सेल, ये सारे इवेंट्स ना सेल साइकिल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। All events including constituent growth of the cell, constituent growth of the cell,
डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम। जीनोम मैं बता दूं मतलब जेनेटिक मटेरियल को ही, मतलब टोटलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। टोटलिटी मतलब पूरा मिला के जीनोम बोलेंगे, ठीक है। तो ये टर्म आप लोगों को नया नहीं लगना चाहिए, मतलब वो मतलब सारे जीन्स सब कुछ मिला के जीनोम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम मतलब इन शॉर्ट डीएनए डुप्लीकेशन करता है ना, रेप्लिकेशन करता है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम एंड कन्वर्जन ऑफ mother cell into daughter cells, ठीक है। ये पूरा को हम लोग सेल साइकिल बोलेंगे, ठीक है। 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डालते हैं हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में 2 फेज होता है, ठीक है। तो फेजेस के बेसिस पे हम लोग, ये एक होता है इंटरफेस। पिछले क्लास में मैंने लिखी थी इस चीज़ को, अब हम लोग डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरफेस और एक होता है एम फेज, इंटरफेस एम फेज, ठीक है। इंटरफेज में फिर फर्दर आता है हमारा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एम फेज में आता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग पढ़े होंगे कि कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को, और साइटोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। तो कैरियोकाइनेसिस में फिर फर्दर आते हैं हमारे फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और आता है टीलोफेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखो, तब तक मैं एक और चीज़ बताती हूँ। तो हम लोग मतलब सेल डिवाइड करता है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों करता है सेल डिवाइड? मतलब जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। बट सेल को क्या पता है कि हम नहीं करेंगे तो, मतलब हम अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर मतलब एक सेल ही रह जाएगा, तो मतलब उसको क्यों ज़रूरत है? ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में आती होगी ना कि क्यों कर रहा है सेल डिवाइड। ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए, पर सेल को थोड़ा ना पता है, सेल थोड़ा ना मतलब उसके अंदर थोड़ा ना ऐसा कंस्टिट्यूट है, उसके अंदर ऐसा कुछ होता है ना कि उसके लिए एक मजबूरी हो जाती है सेल डिवाइड करना। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा ना तो वो अपने सेल के ऊपर कंट्रोल खो देगा। जैसे कि क्या होता है ना कि जब सेल डिवाइड, जैसे अब एक सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूक्लियस मास्टरमाइंड ऑफ द सेल बोलते हैं ना हम लोग। तो सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जैसे सेल का ग्रोथ होता है ना, सेल में जैसे जैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑब्वियसली हम लोग खाते पीते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमुलेशन करके क्या होता है, ईच एंड एवरी सेल में जाता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सेल में जब जाता है वो, तो वो न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशन लेगा। खाना आया तो सेल का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है ना बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अगर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाता है तो जो न्यूक्लियस जो है उसका जो कंट्रोल ओवर साइटोप्लाज्म है ना वो खोते जाता है, मतलब कम होते जाता है। कि वो ना इतनी मतलब सेल बढ़ते जा रहा है तो वो मतलब
ऐसे मान लो ना कि बहुत बड़ा किंगडम हो गया राजा के लिए, तो वह क्या करेगा, उसको मतलब किंगडम को छोटे छोटे स्टेट में बांटेगा, तो और स्टेट स्टेट का मतलब जो ये बनाएगा, मतलब एक एक मतलब गवर्नर या जनरल कुछ बना देगा, ताकि मतलब वो आसानी से वो कंट्रोल कर सके सबको। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और दो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर जाता है, ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर सके। मतलब थोड़ा करो पर अच्छे से करो यार, मतलब जैसे बहुत बड़ा कुछ है और उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, बहुत इधर उधर हो रहा है, तो उससे अच्छा है ना कि मतलब थोड़े चीज़ों पे कंट्रोल करो, अच्छे से कंट्रोल करो। मतलब जैसे वैसे ही है कि नॉलेज रखो, थोड़ा ही नॉलेज रखो, बट एग्जैक्ट नॉलेज रखो और टू द पॉइंट नॉलेज रखो। बेसिक से हमें चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए, वही चीज़ है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न का मतलब मेन रीज़न है कि जो सेल जो है मतलब सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता अच्छे से, तो वो एक मतलब पाथ चूज़ करता है डिवीज़न का, ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करता है। एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको लिख लिए होंगे। क्या करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करता है। आई रिपीट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है? रेशियो, इसको कांस्टेंट रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसका ये फॉर्मूला है। इतना ही, मतलब अभी के लिए आपको कोई इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आएगी इस चीज़ की, बट आगे चल के आपको इसका इम्पोर्टेंस दिख जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो हो गया। अब हम लोग इंटरफेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इंटरफेस पढ़ने से पहले हम लोग मतलब कुछ चीज़ों का जो होता है ना कि सेल डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, वो पता कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है, मतलब 1 से 2 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो बैक्टीरिया को लगता है 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। ईस्ट को लगता है 90 मिनट। और हमारे ह्यूमन सेल को लगता है 24 आवर्स, ठीक है। मतलब पूरा एक दिन लगता है ह्यूमन सेल को। तो ये मतलब पता चल जाएगा कि मतलब हम लोग कुछ ना क्वेश्चंस आते हैं आके, शायद आपके लेवल पे क्वेश्चंस ना आए, बट आगे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन ना काम आता है आपके। अभी भी इन्फॉर्मेशन काम आएगा, बोल दिया जाएगा कि बैक्टीरिया कितने टाइम में 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली 20 मिनट होगा। 90 मिनट ईस्ट के लिए है, ह्यूमन सेल के लिए 24 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, इंटरफेस। तो सब कुछ हमें पता चल गया क्या क्या है नहीं है। तो इंटरफेज मतलब माइटोसिस का 2 फेज़ होता है, इंटरफेज होता है और एम फेज़ होता है। तो इंटरफेज पहले पढ़ेंगे, फिर एम फेज़ पढ़ेंगे, फिर कंप्लीट होगा तब जाके मियोसिस का थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर क्लोज्ड। तो इंटरफेज क्या है? जैसे शादी होती है, ठीक है। तो शादी में सारा जो प्रिपरेशन होता है ना, सारा प्रिपरेशन, एक होता है निकाह होता है कि मतलब ठीक है, मतलब कोई मतलब मुस्लिम में होता है कि कुबूले बोला जाता है, साइन किया जाता है, और हिंदुओं में मतलब फेरे वगैरह लिए जाते हैं। पर वो उतनी देर का थोड़ा ना होता है जितनी देर का मतलब जो प्रिपरेशन होती है। यार शादी है तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि टेंट वेंट लगाना है, खाना बनना, ये करना है, सारा प्रिपरेशन होता है। और जो शादी का मेन इवेंट है वो तो थोड़ा सा होता है ना, तो उसी तरह से इसको ना इससे रिलेट कर सकते हैं सेल डिवीज़न से। तो सेल डिवीज़न में माइटोसिस है ना, इंटरफेस, ये ना प्रिपरेशन है सारा। मतलब जैसे शादी का प्रिपरेशन होता है ना, वैसा है इंटरफेस में। जैसे प्रिपरेशन पूरा होता है ना, तो ये मोर देन 95% टाइम लेता है इंटरफेस में। जैसे कि अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर्स में 23 आवर्स ही ये ले लेता है, और लेस देन 1 आवर एम फेज में लगता है, जो कि एक्चुअल सेल डिवीज़न। मतलब एम फेज एक है और एक इंटरफेज है ना, तो इंटरफेज में मोर देन 95% टाइम लगता है और एम फेज में लगता है लेस देन 1 आवर, ठीक है।
मतलब लेस देन 5%। तो मतलब है ना कि मतलब जब निकाह तो थोड़े देर का होता है, आधा घंटा 1 घंटा भी मुश्किल से, मुस्लिम में तो बहुत कम टाइम नहीं लगता है, और मतलब हिंदुओं में भी फिर मतलब 1 घंटा अबाउट मान के चलो, तो फिर भी कम टाइम लगता है ना, दैट इज़ द पॉइंट कि कम टाइम लगता है। तो वो मेन इवेंट है, फिर भी उसमें कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी वैसे ही है कि इंटरफेज में ये प्रिपरेशन फेज है, पर इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, और एम फेज में बहुत कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इंटरफेज को क्या बोलेंगे, इसको प्रिपरेटरी फेज बोलेंगे, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज बोलेंगे, प्रिपरेटरी फेज। एक और नाम है रेस्टिंग फेज। अब ये बताओ बच्चों कि रेस्टिंग फेज हमें क्या लग रहा है कि ये रेस्ट कर रहा है इस फेज में, ये ना मतलब इसका नाम रेस्टिंग फेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब आप लोग ये बिल्कुल मत निकालना कि इसमें सेल जो है एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, रेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एम फेज से भी ज़्यादा एक्टिव होता है इस फेज में। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है ये, बट इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, शायद हमें मतलब ये करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि नहीं रेस्टिंग फेज से दे देगा और ऑप्शन में रहेगा कि इसमें क्या होता है, सेल इनएक्टिव रहता है, रेस्ट में रहता है, ये रहता है, वो रहता है, वैसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, रेस्टिंग फेज इसका नाम है, बट सेल जो होता है मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव रहता है इस फेज में, ठीक है। अब इंटरफेज में क्या क्या होता है, इंटरफेज में होता है कि जो ऑल द इवेंट्स, मतलब ऑल द इवेंट्स का जो सारा जो एसेंशियल प्रिपरेशन होता है वो इस सेल में होता है, मतलब इस फेज में होता है। कि जैसे कि सेल का ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, फिर उसके बाद प्रोटीन बढ़ना, फिर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट का होना, जब मतलब सारा ना ताम झाम जो होता है ना वो इसी में होता है, और उसमें जाके सिर्फ आराम से डिवाइड करता है सेल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इंटरफेज में क्या होगा, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सेल जो होता है, सारे जो एसेंशियल प्रिपरेशन होते हैं ना वो इस सेल में होता है, ठीक है, मतलब इस फेज में होता है। अब इसके 3 फेजेस में बोली थी, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या है, G1 फेज, क्या है, G1 फेज। तो G1 फेज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब G1 फेज को जानने से पहले एक हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है कि देखो सर्कल अच्छे से नहीं बना, हंसना नहीं है, बट जो मेन चीज़ है हमें वो जानना है इसमें, ठीक है। तो डायग्राम में ऐसा है, इसको पॉज कर देना। तो ठीक है, जैसे कि सेल है, यहाँ पे मान लेते हैं ये मतलब इंटरफेज है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरफेज है, ठीक है, यहाँ तक इंटरफेज है, और यहाँ से ये मतलब एम फेज है। मतलब मैं बाद में अभी डायग्राम बनाऊंगी, सब कुछ करूँगी। तो सबसे पहले ये क्या है ना, सेल, यहाँ पे एक सेल है, ऐसे शुरू हो रहा है सेल, उसका डिवीज़न शुरू हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते ये जब पूरा सेल जब ये करेगा ना, ये पूरा जब इस फेज़ के थ्रू चला जाएगा, तो यहाँ पे एंड में जाके ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये G1 फेज़ है, फिर S फेज़ में जाएगा, फिर G2 फेज़ में जाएगा। G2 फेज़ के बाद क्या आ रहा है, M फेज़ शुरू हो जाता है। तो यहाँ से M फेज़ शुरू हो रहा है, ठीक है, हमारा M फेज़ शुरू हो गया। तो M फेज़ यहाँ तक आएगा। M फेज़ में क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, तो ये M फेज़ हो गया हमारा। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया इंटरफेज़। ठीक है, ये इंटरफेज़ हो गया, M फेज़ हो गया। अब G2 के बाद क्या आ गया, M फेज़। M फेज़ में क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस पहले आ रहा है। कैरियोकाइनेसिस में क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद है मैं थोड़ी देर पहले लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज। फेज नहीं लिख रही हूँ, प्रो लिखने से चलेगा, ठीक है मैं लिख देती हूँ एक।
ये अंदर इधर नहीं है, ये यहीं पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। उसके बाद मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस, ये 4 फेज मिलके क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन हो गया। तो ये 2 सेल बन गए, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला क्यों स्पेस खाली है, दिमाग में आ रहा होगा ना, तो इसको ना G0 फेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। G0 फेज क्या है ना, कि कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स हैं, या फिर हमारे न्यूरॉन्स हैं, या फिर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। स्पेशल क्या मतलब, इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो कि मतलब ना डिवीज़न हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं। तो वो ना मतलब अपने आप को ना मतलब बहुत कम वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, तो वो ना हमेशा डिवाइड नहीं करते, तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, G0 स्टेज में। और जब मतलब उसके जो सेल्स हैं, जब मतलब बाकी सेल्स उसके जब डेड हो जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, तब जाके ये जो है ना मतलब फर्दर डिवाइड करता है, तो वो होता है G0 स्टेज। G0 स्टेज एक इनएक्टिव स्टेज है। अब इससे भी ये भी मत समझना कि इनएक्टिव स्टेज से कुछ काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव हर सेल रहता है, तो यहाँ पे भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। तो G1 फेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, G1 फेज किससे पहले आ रहा है, इसको अगर हटा दे तो ये मतलब अभी, क्योंकि ये पूरे सेल में ना ये चीज़ ना आ गई अगर, तो मतलब सारे सेल्स तो इस फेज के थ्रू नहीं जाते हैं ना, इस स्टेज के थ्रू नहीं जाते हैं। तो अगर हम लोग जनरली बात करें तो इसको हटा के हम लोग बात करेंगे। और अगर कुछ स्पेशल सेल्स हैं, जैसे कार्डियक सेल्स होते हैं, मतलब हार्ट के सेल्स हुए, या फिर लिवर के सेल्स हुए, या फिर न्यूरॉन्स हुए, तो उसको मतलब इस फेज के थ्रू भी जाता है, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल सेल है तो वो यहाँ से यहाँ तक ही उसका वो होता है, साइकिल होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अगर G1 को बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलेंगे, मतलब पोस्ट माइटोटिक फेज के बाद आ रहा है, एम फेज के बाद आ रहा है, या इसको क्या बोलेंगे, प्री सिंथेटिक फेज। S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो इसको पोस्ट माइटोटिक बोलेंगे या फिर प्री सिंथेटिक बोलेंगे। तो हमें दो नाम याद रह गया इससे। अगर इस डायग्राम को ध्यान में रखो, अगर ध्यान में रहेगी ये डायग्राम, ध्यान में रहेगा, अगर ब्रेन में अगर डायग्राम अगर रहता है ना, तो इसका नाम, इसके मतलब जो, जैसे कि इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोलेंगे या प्री सिंथेटिक बोलेंगे, तो ये ना याद रहेगा, मतलब हमें ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें दिमाग में आ जाएगा कि ये इसको बोलेंगे, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज से पहले आ रहा है तो इसलिए प्री सिंथेटिक, और पोस्ट मतलब एम फेज के बाद आ रहा है तो इसलिए पोस्ट माइटोटिक, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गया। और G1 फेज में क्या होता है ना, G1 फेज में मतलब सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फिर मतलब RNA होता है, नॉन स्टोन प्रोटीन होता है, इन सब का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये सारे मतलब ना अपना नंबर ना बढ़ाते हैं, ताकि मतलब ग्रोथ हो, और सेल का मैक्सिमम ग्रोथ, सेल का जो होता है मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है ना, सेल का मैक्सिमम ग्रोथ इसी फेज में होता है। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस, ओके। सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होता है इस फेज में, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, ये कितने देर तक हो सकता है, 30 to 50%, तो अप्रॉक्स 30, अगर 50% लेंगे तो ये है ना लॉन्गेस्ट फेज होगा सेल साइकिल का। इंटरफेज तो लॉन्गेस्ट है ही, इंटरफेज में भी जो G1 फेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है। क्या है, लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट फेज है, तो यही जो है ना डिसीजन मेकिंग करेगा कि सेल साइकिल कितना बड़ा होना चाहिए। ये अगर छोटा होगा तो सेल साइकिल भी छोटा होगा, मतलब सेल साइकिल का ड्यूरेशन मेरा मतलब है, तो ठीक है। तो ये जो है ना ये डिसाइड करता है लेंथ ऑफ सेल साइकिल, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये डिसाइड करता है। तो G1 फेज का नाम क्या है, पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज, इससे हम लोग को पता चल गया। उसका सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होगा इसमें, ठीक है। किस किस चीज़ का ग्रोथ होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फिर RNA,
फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, सारी चीज़ों का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये हो गया, दिमाग में आ गई चीज़ें। अब जो है ना कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना जी नॉट फेज के बारे में बोली थी, तो जी नॉट फेज क्या है ना कि कुछ सेल्स इस फेज में ना आके ना, मतलब यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाते हैं, इस स्टेज में आ जाते हैं। और इस स्टेज में जब आ जाते हैं सेल्स, उसके बाद जो है ना वो मतलब वो फर्दर डिवाइड के लिए नहीं जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो डिवाइड करता है। नहीं तो यहाँ पे आके जो मतलब जैसे कि एक हार्ट का सेल है, वो यहाँ तक आता है, 2 सेल में डिवाइड करता है, उसका दोनों सेल है यहाँ पे आ जाता है, मतलब या फिर एक सेल इस स्टेज में आ जाता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ होता है, तो उसको जी नॉट फेज बोलेंगे। जी नॉट फेज का एक और नाम है क्वेश्चन फेज, ठीक है, क्वेश्चन फेज बोलेंगे। इसमें जो होता है ना सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है, क्या रहता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है, बट जो होता है ना वो जो डिवीजन होता है, डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है, डिवीजन नहीं हो पाता, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, तो वो जी नॉट फेज होता है। बट जी नॉट फेज में मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, जब मतलब हार्ट के सेल्स डैमेज हो जाते हैं या फिर किसी और मतलब वाइटल ऑर्गन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो हमें मतलब सेल रिप्लेनिशमेंट के लिए मतलब सेल की ज़रूरत होती है, मतलब सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है। तब जाके ये सेल जो होते हैं ना यहाँ से निकल के जीवन फेज में आते हैं, और जीवन फेज में लाने के लिए कुछ माइटोजेंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोजेंस होते हैं। जैसे प्लांट्स में ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर AEGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, फिर प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब जी नॉट से जीवन में लेके आती हैं, मतलब वो सेल को लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जी नॉट के बारे में है, ये मतलब मैं लिखा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी के बेसिस पे इतना कुछ आपको मतलब इतना हाई लेवल, ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई मतलब आगे की चीज़ है, इसलिए अगर दिमाग में रह रहा है ठीक है, बहुत वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जितना में इतना याद रख लो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर भी मैं तो एक और बार मैं बता देती हूँ जी नॉट फेज में क्या होता है ना। जी नॉट फेज सेल मतलब जो होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स या फिर वाइटल ऑर्गन्स के सेल इस फेज में ना जाके इस फेज में चले जाते हैं, ताकि ना वो मतलब उसको ना मतलब एक स्टोर की तरह पे मतलब स्टोर करके रखता है, ताकि मतलब जब ज़रूरत पड़ी तभी वो करेगा डिवाइड, अननेसेसरी डिवाइड नहीं करता। और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, तो जो कुछ माइटोजेंस होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, वो जो है ना इस फेज से लेके आके इस फेज में लेके आ जाता है, ठीक है, सेल्स को, ठीक है। अब जीवन फेज कंप्लीट हुआ, अब हमारा शुरू होगा क्या, एस फेज। एस स्टैंड फॉर क्या, सिंथेटिक फेज। ये लिख लिया, ठीक है, लिख लिया सबको। अब हमारा क्या शुरू होगा, एस फेज। तो एस फेज जो होता है ना, एस स्टैंड्स फॉर क्या, एस फेज, एस स्टैंड फॉर सिंथेटिक, इस मतलब सिंथेटिक। ये जो होता है ना मतलब 20 to 30% ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब 20 to 30 या 30 मतलब मेनली लेके चलो तो 30% होता है, पूरे मतलब जो इंटरफेस का होता है 30% होता है, ये तो उतना बड़ा नहीं है। इसमें जो होता है ना मेनली क्या होता है ना, मेनली जो होता है हमारा DNA जो होता है ना वो डुप्लीकेट करता है, मतलब कि अमाउंट ऑफ DNA डुप्लीकेट करता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हम लोग बोलते हैं ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मैं बोली कि रेप्लिकेट करता है या फिर डुप्लीकेट करता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि 23 था पहले तो 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता, मतलब अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाता है, कि मतलब जो क्रोमोसोम के अंदर जो मतलब DNA से मिलके क्रोमोसोम बना है ना, तो DNA डबल हो रहा है, बट जो क्रोमोसोम है ना, ऐसा मान लो कि क्रोमोसोम मोटा हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम मोटा हो गया और पर मतलब 23 पेयर्स ही है अभी भी। तो अगर जैसे कि हम लोग ये बात करें तो इसको ना मतलब जैसे कि 2C अगर पहले था जीवन फेज में, अगर 2C अमाउंट था उसका, C से आप लोग कंफ्यूज मत होना, C क्या है क्या नहीं है, तो बस अमाउंट ऑफ DNA को ना हम लोग C से डिनोट करते हैं, C वैल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना कि C वैल्यू से हम लोग अमाउंट ऑफ DNA को डिनोट करते हैं। अगर 2C था G1 फेज में, ठीक है, और क्रोमोसोम 2n = 46 पेयर्स, ठीक है। हमारी बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर, तो
2n इज इक्वल टू 46 पेयर्स, मतलब क्रोमोसोम नंबर है। तो जो एस फेज में अगर आएगा तो एस फेज में क्या होगा ना, अमाउंट ऑफ डीएनए, ये अमाउंट ऑफ डीएनए है, अमाउंट ऑफ डीएनए ये, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, ये 4c हो जाएगा। बट क्रोमोसोम नंबर अगर बात करें तो ये 46 ही रहेगा, मतलब 46 इन नंबर, 23 इन पेयर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं हम लोग, मतलब 46 हुआ ना, तो 46, तो इतना ही, मतलब ये डबल हो गया बट ये कांस्टेंट है। उसके बाद फर्दर मतलब इसमें यही सब होता है और कुछ नहीं होता, मतलब डुप्लीकेशन होता है। और मतलब ये हमारे जब एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है बट वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में बार बार यूज करते हो ना, रेप्लिकेशन, तो दोनों ने सिमिलर टर्म्स है, तो उसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कभी ये मतलब डुप्लीकेशन है कभी रेप्लिकेशन है, तो दोनों आप लोग यूज कर सकते हैं। ब्रॉडर सेंस में बाद में मीनिंग पता चलेगा बट दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो जैसे कि रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन अगर जैसे डीएनए का होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। फिर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स है, मान लो हिस्टोन क्या नहीं पता हमें, प्रोटीन्स है कुछ, वो भी डबल हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे डबल होते हैं, मतलब उसका नंबर बढ़ता है। उसके बाद एक सेंट्रियोल होता है, सेल चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो होता है ना एनिमल सेल में है या प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो होता है ना सेंट्रियोल, ये भी डुप्लीकेट करता है या फिर रेप्लिकेट करता है इसी फेज में, एस फेज में, बट वो साइटोप्लाज्म में करता है। और ये जो हुआ ना अमाउंट ऑफ डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में, तो ये न्यूक्लियस में मतलब रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद मैं आगे लिखती हूँ। उसके बाद हमारा फेज आता है क्या, G2 फेज, ठीक है। G2 फेज जो होता है वो और छोटा होता है, इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज से पहले आ रहा है इसलिए प्री माइटोटिक फेज, और सिंथेटिक फेज के बाद आ रहा है इसलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज। तो लिख देती हूँ मैं पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। ये कितना होता है ना, ये 10 to 20% होता है। वो क्या था, चलो रिवीजन कराओ तो मुझे। सबसे पहला क्या था, G1 फेज। G1 फेज कितने देर का था, 30 to 50% था, ठीक है, ड्यूरेशन इसका। एस फेज का कितना था, 30 to 40%, और G2 फेज का कितना है, 10 to 20%। याद रखना है ये सब, ठीक है। ये सबसे छोटा फेज हो गया, मतलब इंटरफेज में छोटा फेज है। एम फेज की बात अगर हम लोग ना करें तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये शॉर्टेस्ट फेज होता है, और इसमें ना कुछ चीज़ें जैसे कि हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे जाके रिप्लिकेट करता है, duplication of tubulin protein। और कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के बारे में नाम सुना है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये सब ना सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल। इसमें ना उसका खुद का डीएनए भी होता है। तो ये जो होता है ना, इसमें ये जो होता है ना, ये करते हैं, मतलब रिप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाना, ऐसा हो जाता है इस सेल में, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन और रिप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ये सेल ऑर्गेनल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। रिप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये ए है, थोड़ा सा
अच्छे से कर दो तो ठीक है, ये सब होता है। तो वी आर डन फॉर टुडे, मतलब इतना हो गया हमारा। इतना पढ़ के आओ, फिर अगली क्लास में मतलब आगे के लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या है हमारा एम फेज़। एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। और उतना पढ़ के आओ। पिछला लेक्चर जो है वो भी एक बार रिवीजन कर लेना, और ये लेक्चर भी रिवीजन कर लेना। फिर जाके अगले लेक्चर में हमें बहुत मज़ा आने वाला। अगला लेक्चर होपफुली लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो ओके, अच्छा लगा, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे ये लेक्चर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।